राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय ने रविवार को निर्देश दिया कि बेसमेंट में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को मामला दर्ज कर हिरासत में लिया। घटना को लेकर छात्रों में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत एक तरफा जीत के साथ की। सिंधु ने महिला एकल के ग्रुप चरण मुकाबले में रविवार को सीधे गेम में मालदीव की फातिमात अब्दुल रज्जाक नबाह को हराया। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि नई दिल्ली में एक दिन पहले हुई नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीति आयोग की शासी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच निर्बाध सहयोग और सहभागितापूर्ण शासन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली के जल मंत्री अतिशी ने पीरागढ़ी में घरों के नलों से नीले झाग वाला पानी आने की शिकायत के बाद मुख्य सचिव को तत्काल बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता मांगी ताकि समय पर काम पूरा हो सके और सूखा प्रभावित मराठावाड़ क्षेत्र में नदियों को जोड़ा जा सके। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस आरोप को कोई तवज्जो नहीं दी कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बोलते समय उनका माइक बंद कर दिया गया। पुरी ने कहा कि यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कोठी मीना बाजार के पास 3 लोगों को करीब 22 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। बजट के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। पीएम ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में जीत हासिल करने वाले छात्रों को बधाई दी। इसके साथ ही पीएम ने असम के चरादेव मैदान का जिक्र करते हुए कहा कि चरादेव मैदान को यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने देश का मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है। क्या आपने चराई देव मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे।
असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। चराईदेव का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और उनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। साथियों, अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। मुझे याद है कि इसी वर्ष 9 मार्च को मुझे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक महान अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला था। अब चराईदेव मैदान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहाँ पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने ट्रैवल प्लान्स में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। साथियों, अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप देखते होंगे सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई दिखती हैं। ये पेंटिंग्स और ये कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हैं। इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है, वहीं हमारे कल्चर को और ज्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहाँ देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ये हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय ने रविवार को निर्देश दिया कि बेसमेंट में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महापौर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में निर्देश दिया गया है कि दिल्ली में एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और उस पानी भराव की वजह से, जल भराव की वजह से कुछ बच्चे बेसमेंट में ट्रैप हो गए। कल जैसे ही घटना का मुझे पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये बहुत दुखद और अनफॉर्चुनेट है कि 3 बच्चों की जान चली गई। अब इसी घटना को ध्यान में रखते हुए एमसीडी कमिश्नर को आज मैंने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में, इस लेटर में सख्त निर्देश दे दिए हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो सारे कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बाय लॉज का उल्लंघन किया है, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है,
उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। और जो घटना कल हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी मामले की जांच हो और जो भी अधिकारी जिम्मेदार है इस पूरे मामले पर उस पर कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। मैंने भी अधिकारियों से बातचीत की है और बातचीत से मालूम हुआ है जो कल राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में घटना हुई उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में दे दिया गया था और उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है कि वो बेसमेंट या तो स्टोरेज के लिए यूज हो सकती है या पार्किंग के लिए। अब ऐसी दिल्ली में और भी कोचिंग सेंटर्स होंगे जिनमें बेसमेंट में इस तरह की लाइब्रेरी या क्लासेस चल रही होंगी। उन सभी कोचिंग सेंटर्स पे जिन्होंने हमारे जो बायलॉज हैं एमसीडी के उनका उल्लंघन किया है उन पर एक्शन हो और जो उन प्रॉपर्टीज का मिसयूज कर रहा है उन पर एक्शन हो। मैं दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूं कि इस तरह का कोई भी हादसा दोबारा नहीं होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे और जो एक्शन हमारी तरफ से बन पाएगा जिन्होंने उल्लंघन किया होगा और जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी के पुराने राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में कल रात बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 अभ्यर्थियों की जान चली गई। वहीं कोचिंग सेंटर में हुई इस घटना को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि आधे घंटे की बारिश में बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि स्थिति पर काबू पाना मुश्किल था। उन्होंने यह भी कहा कि सीवर लाइनों की सफाई के साथ ही नालों की भी सफाई नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह संकट उत्पन्न हुआ। वहीं इस मुद्दे पर बांसुरी स्वराज ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हादसा स्थानीय आप विधायक दुर्गेश पाठक की लापरवाही का परिणाम है, जिन्होंने एमसीडी प्रभारी होने के बावजूद स्वच्छता और सीवर की समस्याओं को जानने के लिए स्थानीय निवासियों से मिलने की कभी जरूरत नहीं समझी। इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक के इस्तीफे की मांग की। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य है, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग हैं। मैं स्वयं वहां लगभग 3 घंटे रहा। वो दृश्य आप देख नहीं सकते। पर आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में अगर इतना पानी बेसमेंट में जा रहा है, वो जो नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, लगातार हमारी एनडीआरएफ टीम से बात हो रही थी। उनको समस्या ये आ रही थी कि पानी बहुत गंदा है, कीचड़। और उन बच्चों का कसूर क्या था कि वो सिर्फ पढ़ने आए। दिल्ली की मेयर चिट्ठी लिख के कि एमसीडी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, प्रहलाद झाड़े। दिल्ली की मेयर है, जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की, दिल्ली जल बोर्ड आता है, दिल्ली की मेयर आती, दिल्ली की एमसीडी आती, और उसके बाद एक्सक्यूज देते उठाइए हमारी सारी फैसलों पिछले 2 महीने की लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं। 15 दिन 20 दिन से वो लगातार कह रहे हैं कि इस नाले की सफाई करा दीजिए, इस नाले की सफाई करा दीजिए, लेकिन कानों में जू नहीं लगती। क्या सपने लेकर बच्चे दिल्ली आते हैं? पटेल नगर में सड़क पे चलता हुआ बच्चा मर जाता है, 3 बच्चे का लाइब्रेरी में चले जाते। पिछले 2 साल से निगम में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी थी उन नालों की सफाई करवाना, जो आपने नहीं करा। 22 जुलाई 2024 राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात पे कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं है। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूँ, ये हालत होती। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती, पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जानिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाई। ये है स्क्रीनशॉट उस व्हाट्सएप ग्रुप का, इसका जिक्र हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी कर रहे हैं। ये है वो व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर उनको बताया जाता है कि दुर्गेश पाठक जी यहाँ कुछ अनहोनी हो जाए उससे पहले जाग जाइए, क्यों आपको राजेंद्र नगर की हालत दिख नहीं।
27 जुलाई आधे घंटे से 45 मिनट्स मैक्सिमम इतनी बारिश हुई। कल मौका वारदात पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और मैं और भाजपा के अन्य कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद थे। जब हम पहुंचे तो 2.5 फुट पानी सड़क पर कहीं 2.5 फुट पानी तो सड़क पे था, लेकिन जो 12 फुट का बेसमेंट था वो पूर्ण तरह जलमग्न था। आम आदमी पार्टी के विधायक आदरणीय दुर्गेश पाठक जी स्थानीय जनता की बात सुनकर समय रहते डिसिल्टिंग करवाते या नाले की सफाई करवाते तो ना तो जल भराव सड़क पर होता, ना वो बेसमेंट जलमग्न होता। कल इतनी गंभीर हालत थी कि अधिकारियों को डाइवर्स को भेजना पड़ा, गोताखोरों को भेजना पड़ा। 12 फुट के बेसमेंट में अंधेरा भी था, पानी भी गंदा था और कहते पूरा का पूरा फर्नीचर फ्लोट कर रहा था, इसलिए गोताखोरों को इतनी ज्यादा दिक्कत भी थी। एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए उन्हें IAS की तैयारी करने के लिए भेजा। इन परिवारों के चिराग बुझ गए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 1 दशक से दिल्ली में सत्ता तो भोग रही, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम कुछ नहीं कर रही। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करके। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी अधिकारी या जो भी प्राइवेट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल भाजपा तो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में और उनकी अध्यक्षता में प्रदर्शन कर। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरियाणा के सांपला में आप सरकार द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं और विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को लोग उनके कामों की वजह से जानते हैं। वहीं उन्होंने सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में आप सरकार द्वारा दिल्ली और पंजाब में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लोगों को दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर सुविधाएं देने का वादा किया, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा आदि शामिल हैं। अरविंद जी 0 से खड़े हुए हैं, खुद की पार्टी बनाई और फिर पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। देश की पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कई पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। ऐसे काम किए जिससे पूरी देश में, दुनिया में उनका नाम हुआ। दिल्ली में, पंजाब में उन्होंने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीबों के बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं जहां फ्री और बहुत अच्छा इलाज होता है, बिजली फ्री कर दी। पहले इतने सारे पावर कट लगते थे, घंटों घंटों बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, पंजाब में। महिलाओं को हर महीने महिलाओं को अब 1000 रुपया देने की योजना है। आपके केजरीवाल ने बहुत सारे काम किए हैं।
बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया है। ये सभी काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। आप अपने बेटे का साथ देंगे? आपके बेटे ने पूरे देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। अभी 3 महीने में विधानसभा का चुनाव है। आपको अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। जिताएंगे? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। सांपला में सरकारी स्कूल है एकदम बेकार, खस्ता हालत में। सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सांपला के लोगों को रोहतक जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है इलाज करने के लिए। और बिजली बहुत महंगी है, बहुत सारे पावर कट लगते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब टैक्स देते हैं। जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पे जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आप टैक्स देते हैं, आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, पानी। 10 साल हो गए, भाजपा सरकार ने क्या दिया आपको? आपका केजरीवाल आपके स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, बच्चों का भविष्य बनेगा। उन्होंने आपके लिए 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी। 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा जहां बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबों के बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, अच्छा होगा। चौथी गारंटी, हर माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपया मिलेगा। और 5वीं गारंटी, हर बेरोजगार युवक को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों के लिए विकास और उनकी खुशहाली के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। अब आपको अपने बेटे को अपना ही घर ठीक करने की जिम्मेदारी देनी है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए त्रिवेदी ने आम बजट 2024-25 के विषय में चर्चा की और कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जन समर्थन के साथ सरकार गठित होने का यह अवसर 60 साल के बाद भारत के इतिहास में आया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बजट में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य से लेकर भारत के आम, गरीब, युवा, किसान और नारी सभी को शक्ति प्रदान करने की सर्वस्पर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बजट के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। संसद का बजट सत्र चल रहा है और एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जन समर्थन के साथ सरकार गठित होने का यह अवसर 60 साल के बाद भारत के इतिहास में आया है। और अधिक ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है कि वो लगातार 7वां बजट, जिसमें एक इंटरिम बजट
शामिल है उसे प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री हो गई। इससे पहले रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी का नाम था, जिन्होंने 1959 से 64 तक लगातार 6 बजट दिए थे, इंक्लूडिंग 1 इंटरिम बजट। इस बजट में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य से लेकर भारत के आम, गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति सभी को शक्ति प्रदान करने की सर्वस्पर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। अगर आपने गौर से देखा हो इस बजट में, तो कई एक ऐसे तत्व हैं जो आपको समझ में आएगा कि ये भविष्य में भारत की मजबूत नींव को स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। जिसमें सबसे पहले है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 11,11,111 करोड़ रुपए का हुआ है, और लगातार हमारी सरकार ने आने के बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, उससे अर्थव्यवस्था को अंतर्निहित शक्ति प्राप्त होती है और इस बजट में उसे और व्यवस्थित किया गया है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, अगर सामान्य लोगों के लिए कहें, कि जो मूलभूत ढांचे में व्यय करना, जैसे सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे इत्यादि। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इस बजट में सबसे बड़ी प्रमुख बात एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम यानी रोजगार परक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था की गई, जिसमें यह है कि 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो लाभान्वित होंगे इससे, कि सरकार ने कहा है कि जो फर्स्ट टाइम रोजगार पाएंगे उनके जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का और उनकी जो पहली सैलरी है उसको सरकार देगी, जो 5-5 हजार रुपए के 3 किश्तों में, यानी अधिकतम 15,000 रुपए तक, यानी एक प्रकार से जो पहली महीने की तनख्वाह है वो सरकार देना सुनिश्चित करेगी और वो 3 भाग में देगी। इसके अतिरिक्त रोजगार में और स्थायित्व प्रदान करने के लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया है, ताकि हमारे शिक्षित और प्रशिक्षित युवा उसमें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। आपने एक और बात देखी होगी, कहा गया 500 कंपनियों को इंटर्नशिप देने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 1 करोड़ लोग होंगे। अब कई बार आप ये सोचेंगे कि वो 500 कंपनियां जो हैं या जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में इतना निवेश क्यों करें। देखिए, इस समय चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, पश्चिमी देशों का विश्वास कम हो रहा है चीन के ऊपर। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल कारों के ऊपर ड्यूटी यूरोपियन यूनियन ने बढ़ा दी है, जिसके खिलाफ चाइना WTO के कोर्ट में भी गया है। भारत के लिए सुनहरा अवसर है कि हम मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र भारत में स्थापित करने में सफलता हासिल करें। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट और वो लंबे समय तक सुनिश्चित हो सके यह व्यवस्था करना, और इसीलिए कारपोरेट टैक्स में 40% से 35% किया गया। इसके बाद इस देश में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में चेंज हमारी सरकार के आने के बाद हुआ है, वो हुआ है डिफेंस के क्षेत्र, और डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट आउटले किया गया है। आप सबको शायद ध्यान होगा कि डिफेंस के निर्यात में भारत ने लंबी छलांग लगाई। 80,000 करोड़ रुपए का हमारा डिफेंस का निर्यात हो गया है। पहली बार हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी निर्यात करने जा रहे हैं। इसके बाद अगला क्षेत्र आता है कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में देखिए, व्यवस्थित ढंग से प्रधानमंत्री जी ने जो नीतियां बनाई, जैसे मिलेट्स का वर्ष मनाया गया, आपने देखा होगा कि दलहन में और तिलहन में, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस में हमारी सरकार आने से पहले इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेबिलिटी 70% के आसपास थी। अब हम उसे घटाते घटाते 42% के आसपास तक हम अपना प्रोडक्शन करने लगे हैं। उसे घटाकर हम 55-56% के आसपास लाने में सफल हुए हैं। तो दाल और तिलहन की फसलों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई। दूसरी, आपने ध्यान दिया हो कि इस समय जो नेचुरल फार्मिंग, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, उसके लिए 1 करोड़ फार्मर्स को सहायता देने की व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की गई है, ताकि भारत में वो स्वास्थ्यप्रद भी हो। और आप में से शायद बहुतों को पता होगा कि दुनिया के बड़े देशों में इस समय ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसकी मार्केट भी बहुत बड़ी हो गई। तो सरकार ने यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।